हेलो स्टूडेंट। आज से जितने भी क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को केवल और केवल डीएलएड क्लासेस से रिलेटेड रहेंगी और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड उस पे हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन जो है डीएलएड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और जो आ सकते हैं। 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। आज ये जो है आज का जो लेक्चर होगा और कल का आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है जितने भी डेटाज वगैरह हैं, जितने भी आंकड़े हैं, फिर चाहे उस आंकड़ों के अंतर्गत यानी कि मोटा मोटा अगर ये देखा जाए तो आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? थोड़ा सा जो सांख्यिकी का मैटर है, टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिस्टिक। और इसके बारे में जो भी जितना आता है एग्जाम में उतना ही बात करेंगे और उसके अलावा इधर उधर ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप लोग और भी सारे सब्जेक्टों को क्या करना है, पढ़ना है और रिवीजन भी करना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले एक हम डिफिनीशंस देख लेते हैं, परिभाषा। और मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं आप लोगों को लिखा दूंगा क्योंकि 60 क्वेश्चन जो भी मैथ में आएगा तो जितने भी 5 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 क्वेश्चन के बाद जितने भी रहेंगे अति लघु उत्तरी एक एक क्वेश्चन के रहेंगे। फिर उसके बाद जो होंगे वो थोड़ा सा जो है उस अति लघु उत्तरी से जो है लघु उत्तरी में आ जाते हैं तो वो जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल 18 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स में। डिफिनीशन तो कुछ हम डिफिनीशन देख लेंगे इस सांख्यिकी से रिलेटेड कि डिफिनीशन क्या होती है। सबसे पहले जो होता है हमारे आंकड़े क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। जितने भी डेटाज होते हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं और कुछ एक्सक्लूसिव डेटा होते हैं, कुछ इंक्लूसिव डेटा होते हैं। और उसी के आगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी दैट इज बारंबारता, और संचयी बारंबारता दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद टैली चिन्ह की मार्किंग कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। कोई भी एक भी क्वेश्चन जो है ड्रा करने से रिलेटेड नहीं आएगा कि आप लोगों को हिस्टोग्राम को बनाना है या पाई चार्ट को बनाना है, ये नहीं आएगा। पाई चार्ट की परिभाषा आ जाएगी छोटी सी। और एक आधे क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा रेयर, एक तो आएगा नहीं, अगर डालेगा भी तो एक क्वेश्चन ये डाल देगा, वैसे वो लंबा क्वेश्चन हो जाता है कि पाई चार्ट से दिया हुआ डाटा जो है, दिए हुए आंकड़ों को जो है पाई चार्ट में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तब देते हैं जैसे कि अगर ड्यूरेशन, क्योंकि 1 घंटे का है, सॉरी 1 घंटे का नहीं 2 घंटे का होगा पेपर, तो जो कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ 2 घंटे का पेपर होगा। तो कितनी जल्दी आप लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए जो है ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं करेंगे। इस तरीके जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा के बारे में देखते हैं, आखिर में डेटा होता क्या है। इसको हम लोग आंकड़ा बोलते हैं। आंकड़े आंकड़े को इंग्लिश में डेटा बोलते हैं और डाटाज भी बोल देते हैं। डाटा, डेटा, वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो ये आंकड़े होते क्या हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जिस तरीके से आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे समुच्चय। आंकड़े की जगह पे क्या है, समुच्चय। उसी तरीके से जो है समुच्चय को यानी सेट की जैसी परिभाषा होती है वैसी क्या है आंकड़ों की भी परिभाषा है कि आंकड़े क्या होते हैं। तो सेट की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो क्या है, कलेक्शन है किसका है, ऑब्जेक्ट का। उस तरीके से ये क्या है, कलेक्शन है ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। तो आप लोग ये इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा आंकड़े की। इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं आंकड़े। फॉर पर्पज ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, ओके, पर्पज ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, फॉर पर्पज ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। इंग्लिश को जरा ध्यान से देखना क्योंकि इंग्लिश का जब पेपर लिखेंगे तो वहां पे हो सकता है कि स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस आ जाएं। ओके,
स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस आ जाएं। कल सी सेट का पेपर था सेकंड वाला, उसमें भी जो है कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स थे, उनको जो है स्पेलिंग एरर के उससे जो है लिखना था। अगर स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, स्पेलिंग भी सही होनी, कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग, कलेक्शन की स्पेलिंग, तो फिलहाल स्पेलिंग एरर ना होने पाए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर पर्पस प्लानिंग, फॉर पर्पस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, इसका मतलब ये होता है ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षक, ऑब्जर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण बोलते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षक और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं प्रेक्षण, यानी प्रेक्षणों का जो समूह होता है, इसको हिंदी में लिख देते हैं परिभाषा को। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको हम लोग? हिंदी में लिखेंगे कि प्रेक्षणों के समूह को, प्रेक्षणों के समूह को आंकड़े कहते हैं, आंकड़े कहा जाता है या कहते हैं। यह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जितने भी आंकड़े होते हैं ये पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। और आंकड़े क्या किए जाते हैं? आंकड़ों का काम क्या है? एकत्र करना, कलेक्ट किया जाता है। ओके, एकत्रित किए जाते हैं। तो आप लोग आज से मन लगा करके फिलहाल जुड़ जाइएगा ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है। अब कुछ मैं जो है आप लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, इसके बाद अगर आंकड़ों की बात करें, फिलहाल अगर डेटा की बात करते हैं तो डेटा 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के ही होते हैं। एक क्या होता है? ग्रुप डेटा, ग्रुप्ड डेटा। एक होता है अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड अनग्रुप्ड का मतलब होता है, इसको अगर थोड़ा सा और एक्यूरेसी से देखें तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइड, क्लासिफाइड डेटा। इसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड। वैसे ये जनरली टर्म नहीं यूज किया जाता है ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, क्योंकि अगर डेटा है तो ग्रुप तो होगा ही। ओके, अगर देखा जाए तो भी सही भी है, क्योंकि ग्रुप की परिभाषा, हर चीज को हम ग्रुप नहीं बोल सकते ना। भीड़ बोल सकते हैं, झुंड बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप नहीं बोल सकते हैं। ग्रुप क्या है? वो भी एक वेल डिफाइन ही है। ग्रुप क्या है? वेल डिफाइन चीज है। तो इसलिए ग्रुप अनग्रुप ही बोला जा सकता है। तो ये हो गया अनग्रुप, या यह है अनक्लासिफाइड, या और ये हो गया ग्रुप्ड यानी कि क्लासिफाइड। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा इससे पहले, यानी कि इस जो है हमने बताया है ग्रुप्ड यानी कि वर्गीकृत आंकड़े, इसको क्या कह सकते हैं? एक तो हो जाएगा, जैसे अगर आंकड़ों की बात कहें तो एक क्या हो जाएगा? एक वर्गीकृत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? अवर्गीकृत। ओके, अवर्गीकृत, ये हो गया। इससे पहले भी एक चीज और आती है कि अगर परिभाषा अगर पूछी, क्योंकि छोटी छोटी परिभाषाएं हैं तो पूछी जा सकती है, 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। कि अगर कहा जाए कि जो है वर्गीकृत आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन 2-3 लाइन का। अवर्गीकृत पूछा नहीं जाएगा, जो चीज नहीं पूछी जाएगी वो भी श्योर है कि जो चीज नहीं, कौन सी चीज नहीं पूछी जाएगी। अवर्गीकृत आंकड़े कभी नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये पूछा जा सकता है कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार पूछ लिया जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित, तो एक ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये कभी नहीं आएगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण बताइए, ये कभी भी नहीं आएगा। ओके,
तो इससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है, सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े का मतलब ये होता है जैसे मैं हूं खुद स्वयं, मैंने क्या किया, गांव गांव भ्रमण किया और जो कुछ भी मुझे चाहिए कि लोगों की राय क्या है, कितने लोग हमारी बातों को मानते हैं, इस डेटा को अगर कितनी उम्र तक के जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं, तो इस चीज को मानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग गांव गांव जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा गांव गांव, तो उसको बोलते हैं हम लोग खुद देखें कि कितने लोग हमको फॉलो करते हैं, कितने लोग हमको नहीं फॉलो करते हैं। कोई भी चीज है, कोई मार्केटिंग करने जा रहा है, तो हमारा जो है बिजनेस जो भी है वो यहाँ पे सेटअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो खुद जाए, लोगों से राय ले कि क्या जो मैं चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ वो क्या चल पाएगी। तो इस तरीके से जो भी आंकड़े लेता है आदमी, जैसे जनसंख्या में हो गया, जनसंख्या के जो आंकड़े लिए जाते हैं, तो घर घर जा जा करके जो है पता लगाया जाता है। तो जो भी बंदा, जो भी पर्सन है वो खुद जा जा करके पता कर रहा है, वो खुद जानकारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, तो उसको बोला जाता है प्राथमिक आंकड़े। यानी अगर मैं खुद, मुझे किसी डेटा की जरूरत है, मैं खुद जा करके घर घर या गांव गांव कहीं पर भी जो है जा करके मैं खुद पता करता हूं, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। जब प्रेक्षक खुद स्वयं जानकारी या इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन एकत्रित करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। तो इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप लोग लिख लीजिए। जब कोई अन्वेषक, अन्वेषक शुद्ध हिंदी है, अन्वेषक मतलब ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर। अन्वेषक का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर, अन्वेषक, अन्वेषक, यहां पे खटकोण वाली बनेगी, अन्वेषण होता है ना, ऑब्जर्वर, अन्वेषक को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो लिख लीजिएगा, जब कोई अन्वेषण, सॉरी, जब कोई अन्वेषक, अन्वेषक यहां पे होगा, अन्वेषक, जब कोई अन्वेषक किसी उद्देश्य से, जब कोई अन्वेषक किसी उद्देश्य से स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है, जब कोई अन्वेषक स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, तो उसको बोलते हैं, तो उन आंकड़ों को क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक आंकड़े। बस, अब कुछ नहीं, एक भी लाइन इसके आगे नहीं करना है। अब आगे इसके लिखते हैं गौड़, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक भी बोलते हैं, कई चीजें बोलते हैं, गौड़ बोलते हैं, गौड़, गौड़ या द्वितीयक या सेकेंडरी इंग्लिश में। ओके, ये गौड़, द्वितीयक, सेकेंडरी डेटा। इसमें क्या होता है, जब कोई अन्वेषक दूसरे के आंकड़ों को प्रयोग करता है, इसमें क्या होगा, जब अन्वेषक, अन्वेषक दूसरे के आंकड़ों को, दूसरे के आंकड़ों को प्रयोग करता है, दूसरे के आंकड़ों को प्रयोग करता है। ओके, जब अन्वेषक दूसरे के आंकड़ों को प्रयोग करता है, वो खुद जा करके आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाता है। अगर सपोज उसे 50 डेटा की जरूरत है, 50 सैंपल की जरूरत है, तो क्या किया, किसी उसके फ्रेंड ने, मित्र ने, किसी साथी ने वो आंकड़े लिए, उसने भी उन्हीं आंकड़ों को प्रयोग में ले लिया, तो जिसने किए होंगे उसके लिए प्राथमिक होंगे, लेकिन मैंने अगर किसी दूसरे के आंकड़ों को प्रयोग किया है, तो मेरे लिए वो आंकड़े कैसे होंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। ओके, तो एक बात ये हो गई। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। फटाफट देखते हैं, ज्यादा इसमें डिस्कशन, जहां पे डिस्कशन की जरूरत ज्यादा होगी वहां पे हम लोग कर लेंगे। अब जैसे कि सिंपल सा, अगर आंकड़ों की बात अगर कहते हैं, अगर डेटा की बात करते हैं, तो डेटा को हम लोग यहीं पे ही तुरंत डायग्राम बनाएंगे और तुरंत यहां पे दिखा देंगे। एक तरफ क्या हो गया, ग्रुप डाटा, एक हो गया अनग्रुप। ओके, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, यानी कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत।
ये क्या होंगे, ये व्यवस्थित क्रम में होंगे। ये क्या होंगे, इस तरीके से जो है ये कैसे होंगे, व्यवस्थित क्रम से, व्यवस्थित क्रम से। ये अव्यवस्थित होंगे, अव्यवस्थित। व्यवस्थित का मतलब होंगे कि इनमें जो है ये अंतराल के, वर्ग अंतराल के रूप में होंगे। ये बिना वर्ग अंतराल के होंगे। ओके, ये बिना वर्ग अंतराल के होंगे। कुछ भी दे दिया जाएगा, 3, 5, 7, 8 ऐसे ऐसे 10, 11, 12 इस तरह कुछ भी इस तरीके से दे दिया जाएगा। इस तरीके के डेटा में यानी कोई भी जो है बैलेंस नहीं होगा, कोई भी क्रम, व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक व्यवस्थित क्रम दिया हुआ होगा, एक समूह में इनको जो है इनको अरेंज किया गया होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं बारंबारता बंटन क्या होती है। फटाफट देखते हैं, जहां पे डिस्कशन ज्यादा जरूरी होगा वहां पे हम लोग लिख देंगे। बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बंटन वर्ड है, बंटन, जैसे यहां पे हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। बंटन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, कहने मतलब ये है कि जो भी डेटा है, किसी भी डेटा को कोई भी, सिंपल सी मैं परिभाषा बता रहा हूं जो याद नहीं की, जब जो कभी सुनी होगी, कुछ भी नहीं, कोई भी आंकड़ा है, कोई भी आंकड़े, किसी भी आंकड़े को, कोई भी आंकड़ा है, आंकड़े को उसके आवर्ती क्रम में, आवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहां पे आवर्ती मतलब है रिपीटेशन। ओके, यहां पे जो इसका मतलब है कि रिपीटेशन, रिपीटेशन, आवर्ती या रिपीटेशन यानी कितने बार आया है, किसी भी आंकड़े को रिपीटेशन के फॉर्मेट में यानी कि आवर्ती के क्रम में कितनी बार आया है के रूप में लिखने को आंकड़ों की बारंबारता बंटन कहते हैं। आंकड़ों की बारंबारता बंटन कहते हैं। ओके, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ हो उसको क्या करेंगे, जितने बार, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 5, 6, 7, 4 इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। अब यहां पे होगा क्या, मैं यानी कि 10 के आगे गया नहीं है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1, 2, यहां पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, इसके और इधर लिख देता हूं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। ओके, और इसके बाद एक क्या है, 10। कहने मतलब है एक को कितनी बार लिखा गया, एक यहाँ पे लिखा हुआ है और कहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और कहीं तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे एक हो गया, कितने, 2 बार रिपीट किया गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को कहाँ पे लिखा गया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो कितना हो गया, 2 को 3 बार लिख दिया गया। 3 कितने बार है, एक यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 3 है, 2 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब 4 कितने बार आया है, 4 यहाँ पे आया है, 4 यहाँ पे आया है, 4 यहाँ पे आया है, तो कितना हो गया, 4 भी 3 हो गया। 5 कितने बार आया है, 5 यहाँ पे आया है और 5 यहाँ पे आया है, 5 यहाँ पे आया है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब कितना, 6 यहाँ पे आया है, 1 और 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके बाद 7 कहाँ है, एक यहाँ पे 7 है, एक यहाँ पे 7 है और एक यहाँ पे 7 है, तो 7 कितना हो गया, 3 हो गया।
और 8 कहाँ पे है, 8 एक भी एक यहाँ पे है एक बार, तो 8 के आगे 1 हो जाएगा 9, 9 है नहीं तो 9 है एक जगह पे है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 10 एक बार है तो 1। तो इस तरीके से बारंबारता बंटन हम लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। वीडियोस को आप लोग अगर कुछ अगर स्पीड ज्यादा हो तो पीछे कर करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये खत्म हो गई इतनी चीजें। अब इसके बाद देखते हैं, अगर कोई वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या होती है और उच्च सीमा क्या होती है। मान के चलो कि अगर कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ओके, कोई भी हर वर्ग अंतराल की कोई भी अगर क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल, ओके, क्या दिया है, सी आई। अगर कोई भी क्लास इंटरवल दिया है सी आई, तो उस सी आई में क्या होगा, सी आई में क्या होगा, एक उच्च सीमा होगी, एक निम्न सीमा होगी। वो इतना मेंशन नहीं करता, वो इतना डजंट मैटर है, एक ही लाइन में समझ जाएंगे। अगर मान चलिए कि 10 से 20 वर्ग अंतराल है, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगी निम्न सीमा और ये हो जाएगी उच्च। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा चुके हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, पूछे जा चुके हैं कि दिया हुआ अगर कोई अगर एक क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर में, उसमें कई सारी चीजें पूछ लेगा कि वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग की ऊंचाई कितनी है। अगर ऊंचाई की बात कहता है तो कितना अंतर आ जाए, 10 से 20 यानी कितनी ऊंचाई है। यहाँ पे हाइट अगर देखी जाए, लेंथ देखी जाए, लेंथ आप यानी जो है वर्ग अंतराल की कितनी है, 10। ओके, कभी कभी अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ 10 से 15 लिखा है, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से लेंथ देख सकते हैं कितनी हमने जंप किया हुआ है। ओके, तो इतना देख सकते हैं। तो ये उच्च सीमा हो गई और ये निम्न सीमा हो गई। इसी को हम लोग रेंज भी बोलते हैं। आखिर इसकी रेंज कितनी है, तो रेंज कितनी है, 5 है। आगे बढ़ते हैं, टैली चिन्ह कुछ देख लेते हैं कि टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे हम। तो इस तरीके से टैली चिन्ह का जो है थोड़ा सा हम लोग मार्क कर लेते हैं और फटाफट देख लेते हैं। टैली चिन्ह या टैली चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। ओके, एक मैं टेबल बनाता हूं, उसी में फटाफट हो जाएगा। तो यहां से हो गया ये सी आई मतलब वर्ग अंतराल, और यहाँ पे टैली चिन्ह में बनाऊंगा टैली मार्क्स, और यहाँ पे क्या है, बारंबारता दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से चलता आएगा। और बस इतना ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। कहने मतलब ये है कि 0 से लेकर के 10 साल, कोई भी एज मान लें, वेट मान लें, वजन मान लें, 0 से लेकर के 10 साल तक के उम्र के बच्चे कितने हैं, 5 ये मान लें। 10 से लेकर के 20 साल तक के बच्चे हैं 7, 20 से 30 साल तक के बच्चे हैं 10। अब क्या करना है, इन पे टैली चिन्ह बनाना। तो टैली चिन्ह हमेशा डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बारंबारता पे डिपेंड करता है। टैली चिन्ह किस पे निर्भर करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किसी भी दिए हुए आंकड़ों में जो है टैली जो मार्क्स होता है, टैली जो चिन्ह होता है, किस पे निर्भर करता है, तो क्या है, बारंबारता पे। जो भी आंकड़े दिए हुए हैं आंकड़ों की बारंबारता पे निर्भर करता है। तो टैली चिन्ह यहाँ पे 5 दिया है, तो जब कभी भी 5 बनाएंगे तो 4 तक, अगर 4 तक क्या करते हैं हम, 4 लाइनें खींच देते हैं, 1 2 3 और 4। 5 बनाना है, फिर क्या करेंगे, तिरछी लाइन ऐसे कर देते हैं। ओके, अब 7 अगर बनाना है तो सबसे पहले हम 5 बनाएंगे, 5 2 7, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 1 2। ओके, तो ये हो गया क्या, 7। 10 बनाना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सिंपल, कुछ नहीं करना, ऐसे ही टैली चिन्ह बनाएंगे हम। ओके, आगे देखते हैं। कुछ और है, किसी भी टेबल को जो है सारणी बनाने की जो है एक एक्सक्लूसिव मेथड होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उनको देख लेते हैं। वैसे ये सब चीज पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कभी आता है कि एक्सक्लूसिव, अपवर्जी और जो है समावेशी कैसी होती है, तो जरा इस पे देख लेते हैं। कोई भी अगर टेबल बनाने की, यानी कि टेबल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ फॉर्मेट, मेथड, या ऐसे लिख दें सारणी बनाने की विधियां, शुद्ध हिंदी में
सारणी की विधियां। ओके, तो दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक होती एक्सक्लूसिव, एक होती एक्सक्लूसिव और एक होती इंक्लूसिव। क्या होती है? इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अपवर्जी। एक होती है अपवर्जी विधि और एक होती है समावेशी। इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी। ओके, तो जरा देख लीजिएगा एक एक करके फटाफट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपवर्जी पे। किसमें बात करते हैं? अपवर्जी पे। अपवर्जी, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूज करना यानी कि कैसे, जरा देखना। जैसे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। इसमें होता क्या है, इस तरह की विधि में अगर कोई टेबल बनाते हैं इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार की विधि में पहले वाले वर्ग अंतराल की जो है निम्न सीमा जो होती है, दूसरे वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा बन जाती है। जैसे क्या है, यहाँ पे एक ये वर्ग अंतराल है, एक ये वर्ग अंतराल है, एक ये वर्ग अंतराल है, तो ये क्या है, इस पहले वाले की क्या है, ये उच्च सीमा है और ये क्या है, दूसरे वाले की निम्न सीमा है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा अगर इस तरह से होगा तो क्या करेंगे हम, मतलब कि सारणी बनाने की यानी टेबल बनाने की ऐसी मेथड, ऐसी विधि जिसमें दिए हुए वर्ग अंतरालों में पहले वाले की यानी जो पूर्व का जो वर्ग अंतराल है उसकी जो निम्न सीमा होगी, आगे वाले जो उसका अनुवर्ती जो है अंतराल होगा, वर्ग अंतराल होगा, उसकी क्या है, वो उच्च सीमा बन जाती है। तो इस तरह के सारणी को क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्जी बोलते हैं या इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ गई? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर और इतना शॉर्टकट में तो आई होप कोई समझाने वाला नहीं है ना। तो फटाक से जो लंबा लंबा लिखा रहता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फटाक से देखा काम हो गया। अब आगे इसके बाद हम लोग देख लेते हैं समावेशी। समावेशी मतलब होता है कि उसका समावेशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनक्लूसिव। समावेशी मतलब होता है ना इंक्लूड करना, मतलब समावेश हो जाना। जैसे कोई डाउट ही ना हो, जैसे कि हमने लिया 0 से लेकर के क्या लिया, 9 तक लिया, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक है। अब आगे हम 9 को रिपीट नहीं करेंगे, कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट करेंगे। आगे क्या लिखेंगे, 10 से लेकर के 19 तक करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 20 से लेकर के 29 तक करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरा पूरा उसका समावेशन होना चाहिए 0 से लेकर के 9 तक। यानी कि और भी अगर पहले वाले से कंपेयर करें, यानी कि अगर हम अपवर्जी से समावेशी को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होता था, जो पूर्व का जो वर्ग अंतराल होता था उसकी जो है उच्च सीमा दूसरे वाले की निम्न सीमा होती थी। इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहला वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसकी जो उच्च सीमा होगी दूसरे वाले की निम्न सीमा नहीं होगी। इसमें पूरा पूरा प्रत्येक वर्ग अंतराल में पर्याप्त जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, वो संपूर्ण होंगे, उनका पूरा पूरा समावेशन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है समावेशी सारणी कैसी बनती है। ओके, कुछ चीजें और आ जाती है, बात खत्म हो गई है लगभग। और फिलहाल इतना ही है। इसमें पाई चार्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो पाई चार्ट में इतना नहीं देखते हैं। ओके, बस थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब जैसे कि सपोज दैट एक ये क्या दिया हुआ है, इस तरीके से एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, CI दिया है। जैसे लिखा हुआ है 0 से 10 लिखा है, और यहाँ पे 10 से 20 लिखा है, यहाँ पे 20 से 30 लिखा है, और यहाँ पे 30 से 40 लिखा है। कभी कभी मध्य बिंदु पूछ लेता है, मध्य बिंदु क्या पूछता है, मध्य बिंदु। ओके,
तो मध्य बिंदु इसका क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर देखें तो क्या करेंगे, 0 और 10 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे, 30 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 30 करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर कितना करेंगे, 30 प्लस 40 को जोड़ देंगे तो